हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एटॉमिक थ्योरीज़ के बारे में हमने बात करनी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखा और साथ ही साथ में हमने नेक्स्ट लेक्चर में थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में हमने बात की। और तो इसके आगे बढ़ते हुए बेटा जो हमारा अगला एटॉमिक थ्योरी है वो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी। अब ये चीज़ को ध्यान रखना है कि एकेडमिकली तो ये रिड्यूस किया गया है बेटा, रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि इसलिए इसको रिड्यूस कर दिया गया क्योंकि आपने इसको 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी को इसीलिए रिड्यूस कर दिया गया है बेटा, क्योंकि क्लास 9th में तो आपने इसको पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि बोर के एटॉमिक थ्योरी और उसके आगे के फिनोमिना को समझने के लिए हमको डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी बिल्कुल जानकारी में होना चाहिए। हम उसको स्किप नहीं कर सकते। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी से पहले हम इसका देखेंगे बेटा, रदरफोर्ड का पहला पॉइंट एक्सपेरिमेंट है ना। हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं बेटा तो देखो इन्होंने क्या किया। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले इन्होंने एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लिया बेटा, ठीक है। जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लिया। जिंक सल्फाइड एक ऐसा स्क्रीन होता है कि अगर इसमें कोई इनविजिबल पार्टिकल्स जाकर के टकराता है तो वहाँ पे ल्यूमिनेसेंस, एक चमक पैदा होती है। इसलिए क्या लिया बेटा यहाँ पर? जिंक सल्फाइड लिया। फिर साथ ही साथ में यहाँ पर लिया एक गोल्ड फॉइल, है ना, गोल्ड फॉइल लिया जो कि बहुत ही पतला था। एक गोल्ड फॉइल लिया जो कि बहुत ही पतला था। इस गोल्ड फॉइल को हम ऐसा रिप्रेजेंट करके हम कैसे कर रहे हैं बेटा? इसको रिप्रेजेंट एक सर्कल के फॉर्म में कर रहा है। दिस इज द गोल्ड फॉइल, वेरी थिन। अब हमारे दिमाग में आता है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया गया, कोई दूसरा फॉइल क्यों नहीं लिया गया, एल्यूमिनियम क्यों नहीं लिया गया या सिल्वर का क्यों नहीं लिया गया बेटा? तो इसकी दो प्रॉपर्टीज इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये कि ये एक इनर्ट मेटल होता है एंड हाईली मेलेबल है। सबसे ज़्यादा मेलेबल प्रॉपर्टी किसकी होती है बेटा? गोल्ड की होती है। आप इसको हैमर से कितना भी पतला शीट बना सकते हैं, है ना। तो ये इसकी मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी दोनों ही सबसे ज़्यादा होती है सभी मेटल्स में, इसलिए गोल्ड फॉइल लिया गया बेटा। फिर यहाँ पर लिया गया एक स्लिट। स्लिट का काम ये होता है कि बहुत ही कम पार्टिकल्स को या रेस को अपने में से पास आउट होने देती है। फिर एक लेड बॉक्स लिया यहाँ पर। ये लेड बॉक्स, लेड की प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि इसमें से कोई भी रेडियो एक्टिव जो रेज होती हैं वो कभी भी पास आउट नहीं हो सकती। तो ये ले लिया यहाँ पर लेड बॉक्स। तो लेड बॉक्स से कभी भी रेडियो एक्टिव रेज जो है वो पास आउट नहीं होती है, इसलिए क्या लिया गया? लेड बॉक्स। और यहाँ पर ले लिया गया बेटा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि इनमें से कंटिन्यूसली अल्फा, बीटा एंड गामा रेज बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। तो अल्फा, बीटा, अल्फा रेज का बाहर निकलना जो है वो प्राइमरी इफेक्ट है और गामा रेज का बाहर निकलना एक सेकेंडरी इफेक्ट होता है। जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ेंगे तब इसके बारे में और जानकारी होगी। तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कुछ इनविजिबल रेज बाहर निकलती हैं
इसका एक एग्जांपल आप इसमें भी देख सकते हो कि जब किसी का हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है, बोन फ्रैक्चर होता है, तो हम एक्सरे लेने जाते हैं। तो एक्सरे भी क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाला एक इनविजिबल रेज है जो कि हमारे बॉडी को पास करती है और हमको फ्रैक्चर कहाँ पर है इस चीज़ का फिल्म हमको दिखाता है बेटा। तो यहाँ पर से भी क्या हो रहा है, अल्फा बीटा गामा रेज यहाँ पर से बाहर निकल रही है। अब अल्फा बीटा गामा रेज बाहर निकल रही है तो यहाँ पर से हमने किसको लिया बेटा, हमने पास आउट लिया अल्फा रेज को। अल्फा रेज एक पॉजिटिव रेज है ना, पॉजिटिव नेचर होता है बेटा इसका। अल्फा रेज का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर है। मतलब अगर मैं इसको कैथोड और एनोड के बीच में रखूं तो ये निगेटिव पोल के तरफ में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पर से हमने क्या किया कि अल्फा रेज को बाहर निकाला। अब अल्फा रेज को मैं कुछ इस प्रकार से बाहर निकाल रहा हूँ बेटा, लाइक दिस। ये अल्फा रेज है जो कि गोल्ड फाइल से जा करके हम गोल्ड फाइल में इसको क्या कर रहे हैं, हम गोल्ड फाइल में इसको स्ट्राइक करवा रहे हैं, उसमें बम्बार्डिंग करवा रहे हैं। तो इन्होंने ये पूरा सेटअप किया बेटा एक्सपेरिमेंट के लिए। अब अल्फा रेज बाहर निकली, देखो अब एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द रेज आर pass through the atom without any changes in the path of alpha rays, है ना। अल्फा रेज जो है वो बिल्कुल एटम में से पास आउट हो गई, बहुत सारे एटम, बहुत सारे अल्फा रेज। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज 90-95% अल्फा रेज पास डायरेक्टली फ्रॉम द एटम। कोई रुकावट नहीं, कोई रुकना नहीं, कहीं पर कुछ टकराना नहीं, सीधा बाहर निकल गई। Then some of the alpha rays are deflected from their path, but the deflection is very small. So पहला चीज हमने देखा कि most of the alpha rays pass through the atoms without any obstruction, and some of the rays are डिफ्लेक्ट फ्रॉम स्मॉल एंगल। इनमें ये 5%, 6% रेज ऐसे रहे बेटा जो निकल गए। एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स, सो वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर रिबाउंड इन देयर पाथ। सो रिबाउंड इन देयर पाथ, तो बेटा जैसे मान लीजिए ये रेज है तो ये रेज क्या हो गई, रिबाउंड हो गई बेटा इन देयर पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि कुछ पार्टिकल जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो गए हमारे पास में डायरेक्ट निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ अपने पाथ में रिटर्न आ गए बेटा। तो एक्सपेरिमेंट में ये 3 ऑब्जर्वेशन हुआ। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 के बारे में बात करें, हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ऑब्जर्वेशन 1 है बेटा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through the gold foil. अब मैंने बोला कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फाइल से पास हो गए, तो इसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है। तो इसका कंक्लूजन निकाला गया बेटा, कंक्लूजन ये निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम is empty। कि एटम में जो स्पेस है वो बहुत सारा स्पेस कैसा है, खाली है, वहां पर कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। इसीलिए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल वहां से क्या हो गए, जस्ट पास आउट हो गए बेटा।
सेकेंड ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 भी हमने देखा। द ऑब्जर्वेशन नंबर 2 ये मेरे को बताया कि सम ऑफ द रेज, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल और रेज, देखो मैं दोनों ही वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा, हम इसको इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि रेज का नेचर पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो मैं पार्टिकल भी बोलता हूँ, वेव्स भी बोलता हूँ, बोथ आर करेक्ट। सो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पाथ बाय अ स्मॉल एंगल, एक बहुत छोटे एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए बेटा। डिफ्लेक्ट दैट मीन्स हम रिपेल भी कह सकते हैं उसको। तो अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अल्फा रेज तो क्या है बेटा, यहाँ पर ये अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज है और ये एक तरीके से रिपेल हो रही है या डिफ्लेक्ट हो रही है या रिपेल हो रही है, आप कुछ भी बोलो। इसका मतलब ये है कि एटम में कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज तो होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में ही क्या होगा, रिपल्सन होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एटम में प्रेजेंट होगा, तभी पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल क्या होगा बेटा, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी चीज को लेकर के कंक्लूजन लिया गया बेटा। कंक्लूजन नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 2 लिया गया कि देयर इज पॉजिटिव चार्ज present in nucleus, in atom, in a small portion, एक छोटे से पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो दूसरा कंक्लूजन एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन ये रहा बेटा। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर रिबाउंड इन देयर पाथ। तो यहां पर हमारा आया ऑब्जर्वेशन नंबर 3, ऑब्जर्वेशन 3 में क्या देखा हमने कि वेरी फ्यू पार्टिकल, अब कितने, तो बेटा 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल। अगर मैं 20,000 पार्टिकल पास कर रहा हूं तो उसमें से केवल एक पार्टिकल क्या हो जाएगा, रिबाउंड हो रहा है, रिबाउंड इन देयर पाथ। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो बेटा कि कोई सी भी चीज टकरा करके वापिस ही आती है ना। इसका मतलब यह है कि अल्फा पार्टिकल भी कहीं टकरा रहा है, तभी तो वो अपने पाथ में वापस आ रहा है। जैसे आप बॉल लो और बॉल को दीवार में मारो, दीवार में मारोगे तो क्या होता है, बॉल आपके पास में वापस आती है। इसका मतलब ये है कि बॉल एक बहुत ही सॉलिड वॉल से टकरा रही है, कंक्रीट वॉल से टकरा रही है, तभी वो आप तक वापस आएगी। क्या आप इसी बॉल को सैंड में मारेंगे तो वो उतनी इफेक्टिवली आप तक वापस आएगा क्या, या आप उसको स्पंज में मारोगे तो वो आपके पास तक आएगा क्या, तो मेरा आंसर होगा नहीं। लेकिन मैं किसी सॉलिड वॉल में उस बॉल को मारूंगा तब वो क्या होगा, मेरे पास में रिबाउंड होगा बेटा। सो यहाँ पर रिबाउंड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जहाँ से रिबाउंड हो रहा है वहाँ पर कोई ना कोई सॉलिड पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है यही इसका कंक्लूजन ही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इस एक्सपेरिमेंट में, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यही कंक्लूजन है, और वो कंक्लूजन ये है कि देयर इज वेरी स्मॉल सॉलिड पार्ट present
in an atom। तो एटम में एक बहुत ही छोटा सा और सॉलिड पार्ट भी प्रेजेंट है, ये तीसरा कंक्लूजन हुआ। और ये जो सॉलिड पार्ट है बेटा, है ना, ये जो सॉलिड पार्ट की बात हो रही है, ये सॉलिड पार्ट को ही रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया, है ना। दिस स्मॉल सॉलिड पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सो अल्टीमेटली द होल एक्सपेरिमेंट is related to the discovery of very small solid part of the atom which is called nucleus। So a very small solid part present in the center of an atom which is positively charged is called nucleus, is called nucleus। So the Rutherford experiment is related to the discovery of nucleus। तो न्यूक्लियस से रिलेटेड डिस्कवरी है बेटा, यही एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। ये एक बार आईआईटी में पूछा जा चुका है, बहुत पहले पूछा है, लेकिन ये पॉइंट से आईआईटी में बेटा क्वेश्चन आया हुआ है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, ऑर्बिटल। सो एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो बेटा ये हमने अभी बात किया किसके बारे में, हमने सिर्फ बात किया एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब इसके थ्योरी के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इतने एक्सपेरिमेंट होने के बाद में, करने के बाद में रदरफोर्ड ने अपना थ्योरी भी क्या किया, रिप्रेजेंट किया बेटा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा एटॉमिक थ्योरी के बारे में। हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया, अब हम बात करेंगे थ्योरी के बारे में। तो on the basis of experiment, Rutherford proposed the following postulates about atom। अब कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए एटम के बारे में। पहला पॉइंट बेटा इन्होंने दिया, फर्स्ट पॉइंट जो कि एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड है, और वो पॉइंट है कि a very small part present in the center of
एटम which is called nucleus, which is called nucleus. तो सबसे पहला पॉइंट यही दिया बेटा कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया इन्होंने, तो बोला कि सेंटर में एक बहुत ही स्मॉल पार्ट प्रेजेंट है जिसको इसने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। सेकंड इन्होंने पॉइंट दिया बेटा, द सेकंड पॉइंट वाज न्यूक्लियस is positively charged, part of एटम, एटम का पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है। थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया, द इलेक्ट्रॉन revolve around the न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ में क्या कर रहे हैं बेटा, रिवॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट उन्होंने दिया कि there is attraction force in between the positive charge nucleus and electron। तो ये इन्होंने कुछ पॉइंट दिए कि स्मॉल पोर्शन है जो कि एटम से भी छोटा है। हम अभी तक क्या देखते चले आए कि सबसे छोटा क्या है, एटम है, बट एटम से भी छोटा है बेटा। फिर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमने डिफ्लेक्शन से देख लिया। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और अट्रैक्शन फोर्स है। एंड फिफ्थ पॉइंट, एन एटम इज न्यूट्रल बाय नेचर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर सेम हैं, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल बाय नेचर होगा इलेक्ट्रॉन। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने कुछ इस प्रकार का एक मेरे को एटम के बारे में बताया कि देयर इज न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिव चार्ज एंड इसके चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा। तो एटम को दो पार्ट में इन्होंने क्लासिफाई कर दिया, एक तो था न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ये आ गया मेरे पास में न्यूक्लियस और यहाँ पर आ गए मेरे पास में इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किस पाथ में मूवमेंट कर रहे हैं या रिवॉल्व हो रहे हैं, इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया बेटा। सो दिस इज कॉल्ड रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन ये जो एटॉमिक थ्योरी है इसके कुछ ड्रॉबैक भी निकल करके आए बेटा। अब हम इसी में आगे बढ़ते हुए देखेंगे डीमेरिट्स और ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसके क्या ड्रॉबैक रहे बेटा, तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो
हम इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने से ही बात कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है लगातार, उसके चारों तरफ में चक्कर लगा रहा है। अगर चक्कर लगा रहा है तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, और कंटिन्यूसली मूवमेंट होने के कारण में क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो सकती है। क्या डिक्रीज तो होती ही है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप लगातार एक ग्राउंड में आप दौड़ो, रन करो, तो क्या होगा, शुरुआत में आपकी रनिंग थोड़ी फास्ट होगी, फिर धीरे धीरे रनिंग क्या होती चली जाएगी, स्लो होती चली जाएगी, और स्लो होती चली जाएगी, और स्लो होती चली जाएगी। फाइनली आप मेरे पास में आके बोलोगे सर बहुत हो गया, अब बंद करो इसको, अब नहीं हम लोग दौड़ सकते। तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कर सकता? इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। और डिक्रीज होते 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 क्या कहाँ आएगा बेटा, इसका पाथ कम होता चला जाएगा और फाइनली कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन का ये पाथ है तो ये पाथ धीरे धीरे यूं करके कम होता चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से इसका पाथ होता चला जाएगा और फाइनली कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर में आ जाएगा, फॉल डाउन ऑन द न्यूक्लियस। तो अगर न्यूक्लियस के ऊपर में इलेक्ट्रॉन गिर गया तो एटम क्या हुआ बेटा, डिस्ट्रॉय हो गया। और एटम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये हम जानते हैं एटम के बारे में। सो पहला ड्रॉबैक यही था, फर्स्ट ड्रॉबैक यही था कि इफ द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली revolve around the nucleus, then kinetic energy of electron decreases and finally fall down on the nucleus, जो कि होता नहीं है बेटा, कभी ये पॉइंट होता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर में गिर जाए। सेकेंड जो इसका ड्रॉबैक था बेटा, this theory is not able to explain the following phenomena. कुछ फिनोमिना एटम्स हमको देते हैं, उसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता बेटा, और वो फिनोमिना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन अभी हम पढ़ने वाले हैं बेटा, इसी के बाद पढ़ेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो इसमें ड्रॉबैक आ रहा है ना। और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, and third is hydrogen spectrum. ये तीन ऐसे फिनोमिना रहे जिसमें ये रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है बेटा। तो ये एटम्स का ही या किसी एलिमेंट के ही मेरे पास में क्या है, फिनोमिना है, जिसको हम रदरफोर्ड थ्योरी से बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सो फाइनली रदरफोर्ड थ्योरी डिस्कार्डेड आफ्टर सम टाइम, बट द इम्पोर्टेंस
of the Rutherford theory is to discover the nucleus in the center of the atom। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी बेटा किसके लिए, रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरी के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले इन तीनों की ही बात करेंगे और साथ ही साथ में बोस एटॉमिक मॉडल की भी बात करेंगे बेटा, कि इन सब चीज़ों को देखते हुए रदरफोर्ड की थ्योरी को मिलाते हुए और आइंस्टाइन के E=mc², इन सब चीज़ों को मिला करके बोस ने अपना एक थ्योरी दिया जिसको हम बोलते हैं बोस एटॉमिक मॉडल, और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा बेटा। क्लासिकल मॉडल है वो, है ना, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद में क्वांटम थ्योरीज आई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो एटम्स के बारे में हम जो सोचते आए थे उसको उसने चेंज किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चालू करेंगे बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड बोस एटॉमिक मॉडल। थैंक यू।